नमस्कार। भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे ज्ञान दर्शन के डाउनलिंकिंग स्टेशन में मौजूद हैं। हमें यह उम्मीद है कि आपके लिए यह कार्यक्रम काफ़ी ज्ञानवर्धक होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि कान हमारे सेंस ऑर्गन में एक प्रमुख ऑर्गन है और जिसका मुख्य कार्य सुनने में सहायता करना है। जैसा कि मुख्य कार्य सहायता करना, यदि कान की कार्य क्षमता अवरुद्ध हो जाए या निष्क्रिय हो जाए तो इस परिस्थिति में हम सुनने जैसे प्राकृतिक उपहार से वंचित हो जाते हैं और हम अपने आप को हमारा जीवन निरर्थक लगता है। आइए आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। खासकर सुनने में कमी बच्चों में होती है, जिस कारण से उनके भाषा एवं वाणी विकास में काफ़ी बाधा पहुंचाती है और बल्कि उनके व्यक्तित्व विकास, सामाजिकरण, शैक्षणिक विकास में भी बाधा पहुंचाती है। अतः जरूरत इस बात की है कि श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे की शीघ्र पहचान की जाए और जिससे कि उनके भाषा एवं वाणी विकास में गति लाई जा सके और अंततः वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। आज के इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम का मुख्य विषय श्रवण दोष से ग्रसित बच्चे अर्थात वैसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं और इन बच्चों का शीघ्र पहचान, पुनर्वसन एवं उपचार है। इसलिए इस संदर्भ में हमने आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जो विशेषज्ञ, जिनको हमने देश के विभिन्न भागों से आमंत्रित किया है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अपना कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम आपको अपना टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर बता दें। हमारा टेलीफोन नंबर है 29532845 एंड 29532844। हमारा फैक्स नंबर है 29536134। आप अपना सवाल इस टेलीफोन नंबर के जरिए पूछ सकते हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि चर्चा समाप्ति के बाद ही सवाल करें और अपना सवाल आप फैक्स भी कर सकते हैं। हमारे पास एक टोल फ्री नंबर भी है जिसका खर्च इग्नू वहन करेगी और ये नंबर है 1600122345। ये टोल फ्री नंबर है। इस पर अपना सवाल आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपका परिचय हम हमारे विशेषज्ञ से कराते हैं। हमारे दाईं ओर बैठे हैं श्री राजीव दलवी जी। श्री राजीव दलवी जी जो विगत 18 वर्षों से श्रवण विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। एमएससी ऑडियोलॉजी एंड स्पीच रिहैबिलिटेशन की डिग्री मुंबई विश्वविद्यालय से हासिल किया है। श्रवण विज्ञानी होने के नाते श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों की शीघ्र पहचान, निदान एवं पुनर्वसन है। वर्तमान में अली जावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड मुंबई में ऑडियोलॉजी विभाग के प्रमुख हैं और वाक्य अनुसंधान विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापन कार्य करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो हमारी बाईं ओर है अर्पणा नंदुरकर जी। ये स्पीच एंड हियरिंग में एमएससी डिग्री प्राप्त करने के बाद विगत 15 वर्षों से श्रवण एवं भाषा वाक्य पुनर्वसन के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। वर्तमान में अली जावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड मुंबई में श्रवण विज्ञान विभाग में व्याख्याता के पद पर काम करती हैं और श्रवण दोष बाधित शिशुओं के परिवारों के लिए चलाए जाने वाले अभिभावक बालक कार्यक्रम में विशेष रूप से सक्रिय है। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम श्री राजीव दलवी जी से अनुरोध करते हैं कि श्रवण दोष क्या है, इसकी शीघ्र पहचान श्रवण दोष के उपचार में क्या मदद करती है, इस संबंध में हमारे दर्शकों को बताएं। श्री राजीव जी नमस्कार। आप सबका स्वागत है ये कार्यक्रम में। श्रवण दोष क्या है जानने से पहले जानना जरूरी है कि श्रवण की जो प्रक्रिया होती है, सुनने की प्रक्रिया, वो बहुत ही अभ्यासपूर्ण और रोचक होती है। हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं। जैसे सुबोध जी ने भी बताया कि कान हमारे सुनने का मुख्य अंग है और कान हमें सुनने में मदद करता है। उसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतर कर्ण। बाह्य कर्ण से जब ध्वनि लहरी बाहर के वातावरण से जब टकराती है तो बाह्य कर्ण का जो हिस्सा होता है जिसे पिना बोलते हैं, उसके द्वारा ये ध्वनि लहरी बाह्य कर्ण नलिका, जो बाह्य कर्ण का हिस्सा है, उसमें आ जाती है। यहाँ से ध्वनि लहरी बाह्य कर्ण नलिका से गुजरते ही कान के पर्दे में आके जाकर टकराती है। कान का पर्दा जो बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण को जोड़ने वाला सेतु होता है, उसमें कंपन पैदा हो जाती है। ये कंपन की वजह से कान के पर्दे में हलचल हो जाती है और ये हलचल की वजह से ये ध्वनि लहरी अंदर की तरफ यानी मध्य कर्ण में ढकेल दी जाती है।
मध्य कर्ण में 3 छोटी छोटी हड्डियों की एक श्रृंखला होती है जिसे ऑस्टिकुलर चेन कहते हैं। उसमें 3 छोटी हड्डी होती है जिसे मैलियस, इनकस और स्टेपिस कहते हैं। ये तीनों हड्डियों की श्रृंखला आवाज के विवर्धन में और वहन में मदद करती है। ये ध्वनि लहरी जो बाह्य कर्ण से कान के पर्दे द्वारा जब ऑस्टिकुलर चेन में आ जाती है, उनके हलचल की वजह से ये ध्वनि लहरी अंदर की तरफ पहुंच दी जाती है। ये ध्वनि लहरी विवर्धित भी की जाती है ऑस्टिकुलर चेन द्वारा। ऑस्टिकुलर चेन का जो छोटा सा बोन रहता है जिसे हड्डी हम स्टेपिस कहते हैं, जो सबसे हमारे शरीर की छोटी हड्डी है, ये कान के अंतर कर्णों को जुड़ी हुई रहती है। यहाँ से ये ध्वनि लहरी कान के अंदर पहुंच दी जाती है। अंतर कर्ण में हमारा सबसे महत्व सुनने का जो अंग होता है जिसे हम कॉक्लिया कहते हैं, वो रहता है। कॉक्लिया हमारे सुनने में बहुत से महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये ध्वनि लहरी जो बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण से आती है, उनको ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी नर्व इम्पल्सेस में परावर्तित करता है। ये नर्व इम्पल्सेस फिर ऑडिटरी नर्व यानी हमारी जो चेता संस्था है, उसके द्वारा हमारे जो दिमाग है, जहाँ पे हमारे सुनने का मुख्य केंद्र होते हैं, वहाँ पहुँचे दिए जाते हैं और इस प्रकार से हमारे सुनने की संवेदना होती है। ये बाधा, ये प्रक्रिया जो आप देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभ्यासपूर्ण है और रोचक है। आप जान सकते हैं कि जितना कान का हिस्सा हमें बाहर नजर आता है, उतना कई अधिक अंदर होता है जो हमारे सुनने में मदद करता है। ये प्रक्रिया में अवरोध निर्माण हो जाता है जब कान के किसी हिस्से में चोट आ जाती है, जिसके वजह से आवाज को सुनने में परेशानी होती है, समझने में परेशानी होती है, जिसे हम श्रवण दोष कहते हैं। श्रवण दोष को हम 2 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। एक है प्रकारानुसार और दूसरा है श्रेणी अनुसार। प्रकारानुसार यानी जब बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण में जब दोष निर्माण हो जाता है, तब जो श्रवण दोष निर्माण होता है, जिसे हम वाहकीय श्रवण दोष यानी कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। ये श्रवण दोष ऑपरेशन यानी शस्त्रक्रिया द्वारा या दवा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। दूसरा श्रवण दोष है जो अंतर कर्ण यानी कॉक्लिया में दोष निर्माण होने की वजह से हो सकता है, या कभी कभी ऑडिटरी नर्व यानी चेता संस्था में दोष होने से निर्माण होता है। उसे हम बोलते हैं सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस यानी संवेदनीय श्रवण लॉस। बहुत से बच्चे जो जन्म से या जन्म के साथ या भाषा वाचा विकास पहले कर्णबधिर होते हैं, उनमें यह श्रवण दोष विशेष रूप से देखा जाता है और इसका गहरा असर बच्चे के भाषा वाचा विकास, शैक्षणिक प्रगति, साथ साथ उसके व्यक्तिमत्व और सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास के ऊपर हो जाता है। ये श्रवण दोष का शीघ्र निदान होना जरूरी है। तीसरा श्रवण प्रकार यह है कि जब मध्य कर्ण और अंतर कर्ण में दोष निर्माण हो जाता है, जिसे हम मिक्स्ड हियरिंग लॉस यानी मिश्रित श्रवण रास कहते हैं। ये एक वर्गीकरण हो गया। दूसरा वर्गीकरण हम श्रवण रास के तीव्रता के अनुसार करते हैं। आमतौर पे आदमी की सुनने की क्षमता जो होती है सर्वसाधारण, वो कम से कम -10 डेसिबल से 15 डेसिबल होना जरूरी है। ये क्षमता जब कम हो जाती है, तब हम कहते हैं कि आदमी को श्रवण रास हो गया है या श्रवण दोष हो गया है। जब ये जब क्षमता 16 डेसिबल से 25 डेसिबल तक हो जाती है, जिसे हम अत्यल्प यानी मिनिमल श्रवण रास कहते हैं। यही श्रवण रास जब 26 डेसिबल से 40 डेसिबल तक हो जाता है, जिसे हम माइल्ड हियरिंग लॉस यानी अल्प श्रवण रास या सौम्य श्रवण दोष कहते हैं। यही श्रवण रास जब 41 डेसिबल से 55 डेसिबल यानी 41 डेसिबल से 55 डेसिबल तक हो जाते हैं, जिसे हम मध्यम श्रवण रास कहते हैं। 56 डेसिबल से 70 डेसिबल जिसे हम लोग मध्यम तीव्र श्रवण रास कहते हैं, और 70 से 90 डेसिबल से हम लोग जिसे तीव्र कहते हैं, 71 से 90 डेसिबल, और 91 डेसिबल से जब ज़्यादा हो जाता है जिसे हम अति तीव्र कहते हैं। बहुत से बच्चे जो जन्म से या जन्म के साथ और या प्रीलिंगुअल या भाषावाचा विकास के पहले श्रवण बधिर होते हैं, उनमें ये अति तीव्र स्वरूप का श्रवण रास देखा जाता है। ये 2 प्रकार का वर्गीकरण हमने देखा गया। कंडक्टिव हियरिंग लॉस या वाक्य श्रवण दोष ये मिनिमल यानी 16 डेसिबल से 70 डेसिबल तक होता है, यानी मॉडरेटली सीवियर यानी मध्यम तीव्र तक होता है। अंतरकर्ण श्रवण दोष या सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस या संवेदनीय श्रवण लॉस ये करीबन मिनिमल से अति तीव्र स्तर पे होता है। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। धन्यवाद राजीव जी, आपने श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों की समस्या के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी और इसकी शीघ्र पहचान, इसके उपचार में कितनी मदद करती है, इसके बारे में भी आपने दर्शकों को बताया। इसके लिए आपका धन्यवाद। श्रवण दोष से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए हम चलते हैं आत्मा जी के पास। आत्मा जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि श्रवण दोष की शीघ्र पहचान क्यों जरूरी है और श्रवण दोष की शीघ्र पहचान कैसे की जाती है, इसके बारे में आप दर्शकों को कृपया बताएं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस टेलीकॉन्फ्रेंस के सेशन में। और जैसे आप पूछ रहे हैं कि श्रवण दोष की शीघ्र पहचान क्यों ज़रूरी है। श्रवण दोष की शीघ्र पहचान ज़रूरी है, उनके जो प्रभाव होते हैं उन प्रभावों को अगर हम नज़र में रखते हैं तो हमें पता चलेगा कि श्रवण दोष की शीघ्र पहचान क्यों ज़रूरी होती है।
जैसे अभी अभी राजीव जलवी साहब ने बताया कि श्रवण दोष अलग अलग प्रकार के और अलग अलग स्तरों पे हो सकते हैं। तो जो श्रवण दोष संवाहनी प्रकार का होता है उसके प्रभाव उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, बट जो श्रवण दोष अंतरकर्ण के हिसाब से, जैसे सेंसरी न्यूरल हम जिसे बोलते हैं, उसके प्रभाव काफ़ी हद तक हो सकते हैं। और अगर इस प्रकार का श्रवण दोष अगर सौम्य तरीके का भी हो, अगर जल्द से जल्द ना पहचाना जाए तो उसके बहुत परिणाम हो सकते हैं। खासकर हम देखना चाहेंगे कि जन्मजात श्रवण दोष, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो श्रवण दोष सेंसरी न्यूरल टाइप के श्रवण दोष से पैदा हुआ है और वो ज़्यादातर प्रोफाउंड या अति तीव्र डिग्री का होता है, तो ऐसा अगर कोई बच्चा है तो उसमें जो श्रवण दोष के परिणाम होते हैं, जो प्रभाव होते हैं, वो बहुत दूरगामी और बहुत तीव्र होते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे के विकास के सभी पहलुओं पर इस प्रकार का श्रवण दोष असर कर सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चा, जैसे अभी सुबोध साहब ने भी बताया था कि सुनना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सुनकर ही बातें सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, और मौखिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो हम सुनकर ही सीखते हैं। तो कोई ऐसे बच्चा है जो, डू यू वांट टू टेक द क्वेश्चन? हेलो, तो कोई बच्चा है जिसको जन्म से ही अति तीव्र प्रकार का सेंसरी न्यूरल श्रवण दोष है, तो वो आजू बाजू की जो भाषा है वो उसके कानों तक नहीं पहुंचती है और वो भाषा और मौखिक संप्रेषण नहीं सीखता है। और ये अगर बच्चे को नहीं आता है तो आप सब जान सकते हैं डेफिनेटली कि बच्चे का शैक्षिक विकास स्कूल में बच्चा किस तरह से करता है, एकेडमिक्स में किस तरह से करता है, इसके ऊपर भी बहुत गहरा परिणाम हो सकता है। उतना ही नहीं, बच्चे के व्यक्तित्व के ऊपर भी, उसका व्यक्तित्व के विकास के ऊपर भी उसका परिणाम होता है। बच्चे का सामाजिक विकास, दूसरों से मिलना, बातें करना, फ्रेंड्स बनाना, इस सब बातों में भी इसका असर हो सकता है। श्रवण दोष, जन्मजात तरह का जो श्रवण दोष है उसमें आर्थिक बोझ भी काफ़ी होता है। बच्चा जब जन्म से ही अगर नहीं सुन पाता है तो उसे एक श्रवण यंत्र लगाना पड़ता है, आजीवन उसे श्रवण यंत्र लगाना पड़ता है, उस श्रवण यंत्र का खर्चा होता है, उसे स्पेशल थेरेपी के लिए, अर्ली इंटरवेंशन के लिए लेके जाना है, उसका खर्चा होता है। वो सुविधा अगर अपने गांव में उपलब्ध नहीं है तो कहीं किसी जगह पे उन्हें लेकर जाना है, इस सब का खर्चा होता है। तो ये सब जो परिणाम है, प्रभाव है श्रवण दोष के, उसको हमें नज़र में रखना है। और ये हमें जानना है कि प्रतिदिन हमारे देश में करीब 75 से 80 बालक इस तरह के श्रवण दोष से पैदा होते हैं। और कुल मिला के एनएसओसो की सर्वे में 2002 में जो सर्वे हुआ था उसमें पाया गया था कि 3.1 मिलियन पर्सन्स विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री। तो इसको नज़र में रखते हुए हम ये जान पाते हैं कि इन टोटलिटी जो कॉन्जेनाइटल हियरिंग लॉस है उसका इम्पैक्ट कितने हद तक होता होगा। और एक बात जो महत्वपूर्ण है कि सौभाग्य की बात है, मैं कहूँगी कि ऐसे बहुत सारे संशोधन किए गए हैं जिनमें पाया गया है कि श्रवण दोष अगर जल्द से जल्द पहचाना जाए, जल्द से जल्द मतलब अगर आयु के पहले कुछ दिनों में अगर पहचाना जाए और बच्चे को तुरंत श्रवण यंत्र लगाकर उसे इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन अगर हम देते हैं, शीघ्र हस्तक्षेपन, तो उन बच्चों में अच्छा शैक्षिक विकास, बेहतर आर्थिक क्षमताएं और बेहतर व्यक्तित्व विकास भी पाया गया है। तो ये जो सौभाग्य की बात है, इसको नज़र में रखते हुए हम अगर शीघ्र पहचान श्रवण दोष की करते हैं तो एक तरह से हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कर रहे हैं। श्रवण दोष जो है उसके इफेक्ट्स, उसका इम्पैक्ट हम कम कर रहे हैं और बच्चों को अच्छी तरह से अपना जीवन जीने के लिए हम उनको एक अवसर दे रहे हैं। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन एक्ट एज अ मीन्स ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। अर्पणा जी, आप दर्शकों को ये बताएंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर श्रवण दोष की पहचान माता पिता कैसे करें? ठीक है, जहाँ पे एक्सपर्ट्स की सुविधा नहीं है वो कैसे करें? ठीक है। वैसे तो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बहुत सारी एडवांसमेंट हो चुकी है, उसके वजह से हम ये देखते हैं कि बहुत छोटे बालक भी श्रवण जांच के लिए लाए जाते हैं और उनमें श्रवण दोष की पहचान हो सकती है। लेकिन आपने जो पूछा है वो एकदम सही है, क्योंकि हमारे देश में आज भी ऐसे जगह है जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतने हद तक नहीं पहुँची है
और काफ़ी बच्चे हैं जो घर पर भी पैदा होते हैं, जो अस्पताल में पैदा नहीं हो रहे हैं। तो इस ऐसे परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि जो कम्युनिटी है, जो परिवार है, या फिर मूल स्तर पे काम करने वाले जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनको भी हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। किस तरह से उनको हम ट्रेन कर सकते हैं। जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जो सब फैमिलीज को, एक गांव के सब फैमिलीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कोई बच्चा पैदा होता है तो उनके प्रसूति में भी वो मदद करते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को हम हाई रिस्क फैक्टर जो होते हैं, हाई रिस्क फैक्टर मतलब क्या होता है कि हेलो, प्लीज गिव मी द कॉल प्लीज। हेलो, ओके, हाई रिस्क फैक्टर। हेलो, please ask your question please. Hello. Yes, please ask your question. Yeah, can I put in a question? Yes, please. Okay. We would like to know what kind of genetic Could you please let you tests are available to determine the possibility of hearing impairment in a developing fetus. Hello. Yes, please carry on. Hello, please carry on. Yeah. Can we know what kind of genetic tests are available to determine possibility of hearing impairment in a developing fetus? Okay. Madam, could you please just answer this question? I will request Rajiv Jalvi sir to answer this. Okay, please just wait for a moment, sir. Please ask your question, sir, from Bhopal, please. हेलो, बोलिए साहब। जी बोलिए साहब। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ आपकी बात। आपकी बात सुन रहा हूँ। सर, यहाँ से हम लोग दिग्दर्शिका भोपाल से बोल रहे हैं। हाँ बताइए। ये हमारे यहाँ पेरेंट्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हाँ, जो एपिलेप्टिक होते हैं, और किस तरह से एक्यूरेट असेसमेंट उनका किया जाए सुबह को। जी बोलिए साहब। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ आपकी बात। आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ सर, यहाँ से हम लोग दिग्दर्शिका भोपाल से बोल रहे हैं। हाँ बताइए। ये हमारे यहाँ पेरेंट्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हाँ, जो एपिलेप्टिक होते हैं, और किस तरह से एक्यूरेट असेसमेंट उनका किया जा सकता है। जो मेडिकल प्रॉब्लम्स कुछ आ जाती हैं और एपिलेप्टिक या कुछ इस तरह की जो संभावनाएं होती है छोटे बच्चों में खासकर, हाँ बताइए। हियरिंग इम्पेयरमेंट की किस तरह से असेसमेंट की जा सकती है उनको। धन्यवाद सर, आपके सवाल का जवाब अभी हम दे रहे हैं। राजीव जलवी जी, पहला हमारा सवाल था, अभी हमारे पास ऐसे कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं, जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल हैं जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों को असेस किया जा सके। आप इसके बारे में कृपया बताएंगे। जरूर। सवाल बहुत अच्छा था कि आप जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि जो बच्चों में जन्म से या जब बच्चा का विकास होता है माँ के पेट में या माँ के कोख में, तो उसका श्रवण दोष अगर निदान करना है तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है। हमारी संस्था बेंगलोर के जवाहरलाल नेहरू एडवांस साइंटिफिक रिसर्च सेंटर की मदद से इसके ऊपर एक कार्यक्रम कर रही है, जिसमें हम लोग माता पिता और उनके जो इश्यूज होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका हम ब्लड सैंपल लेके उसका विश्लेषण करके देखते हैं कि इसमें ऐसे कोई जीन्स प्रेजेंट है कि नहीं, जिसके आधार पे हम लोग अनुमान लगा सके होने वाला दूसरा बच्चा या तीसरा बच्चे में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है कि नहीं। लेकिन फिलहाल हमारा जो ये रिसर्च है या हमारा जो संशोधन है वो सिर्फ कम से कम 2 बच्चों के लिए सीमित है। यानी अगर घर में 2 बच्चे ऑलरेडी हियरिंग इम्पेयर्ड है, मतलब उनको श्रवण दोष है, और माँ की जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, यानी प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल में अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरह से नॉर्मल है, और बच्चा पहले 2 बच्चे अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो तीसरे बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी सुविधा पॉसिबल है। हम क्या करते हैं इसमें, जैसे मैंने बताया कि हम लोग माँ बाप और उनके दोनों बच्चों का ब्लड सैंपल लेते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। अभी तक ऐसे 70 जीन्स आइडेंटिफाई हो गए जिसकी वजह से बच्चे में हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है। उसमें से एक जीन है कनेक्शन 26 या कनेक्शन 26 म्यूटेशंस, जो हमारे देश में जहाँ पे नजदीकी रिश्ते में बहुत जल्दी ज्यादा शादी होती है उसमें कॉमन हो सकता है।
तो इसमें हमने ये निकाला है कि ये अभ्यास के हमें पता चल सकता है कि बच्चे में हेयरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है कि नहीं। लेकिन फिलहाल जैसे आपने बताया कि जब पहले 3 महीने में इसका अनुमान हम लगा सकते हैं, तो पहले 3 महीने से पहले जब माँ गर्भा रहती है या गर्भावस्था में हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हमारे फिलहाल हमारी जो स्टडी है, हमारी जो रिसर्च है, वो कम से कम 2 बच्चे के लिए सीमित है, और जिसके लिए जरूरी है कि प्रीनेटल, नेटल एंड पोस्टनेटल हिस्ट्री पूरी तरह से नॉर्मल हो, और दूसरा कोई भी माँ को कोई भी तकलीफ नहीं हुई हो, बच्चे को भी जन्म होने के बाद किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई हो, और अगर बच्चे को हेयरिंग इंपेयरमेंट हुआ है तो जरूरी है कि हम ये जांच कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आप हमसे संपर्क कर सके। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सुविधा हमारे संस्थान में उपलब्ध है, और हम अब इसके बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसी के आधार पे प्रिवेंशन ऑफ हियरिंग लॉस, यानी ये श्रवण लॉस नहीं हो, उसके बारे में आपको बता सकते हैं। हाँ प्लीज, नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो, हाँ बताइए सर। how early do you think we can fit the hearing aid for a hearing impaired child? ओके सर, आप बताएंगे। I am calling from Stockton, Chennai. ओके, मैं अपानी जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये सवाल का जवाब दे। ज़रूर। जैसे मैं अभी कह रही थी कि अभी मॉडर्न इक्विपमेंट्स वगैरह अवेलेबल है, उसके वजह से हम पहले कुछ दिनों में, जैसे 1 महीने के बच्चे में भी श्रवण दोष का निदान हो सकता है, और अगर हमें कॉन्फिडेंस है कि उसको उतना लेवल तक श्रवण दोष है तो हम पहले 3 महीने में भी श्रवण यंत्र का फिटिंग कर सकते हैं। तो हियरिंग एड कैन बी फिटेड इवन इन द फर्स्ट 3 months ऑफ एज, एज अर्ली एज दैट। आई होप दैट गिव्स यू योर आंसर। हमारे एक सवाल था, भोपाल से दर्शकों ने किया था, वैसे बच्चे जो एपिलेप्सी से ग्रसित है, उनका हियरिंग असेसमेंट कैसे किया जाए, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे राजीव साहब? जैसे आपने बताया कि आपका बच्चा जो है उसको एपिलेप्सी यानी फीड्स आते हैं, तो ऐसे बच्चों में श्रवण लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ऐसे बच्चों की उम्र के हिसाब से कभी कभी हमारे पास जो जांच होती है जिसमें बच्चों का कोऑपरेशन होना जरूरी है, ये टेस्ट के लिए बच्चे कभी कभी सहभागी नहीं होते हैं, यानी जिसे हम लोग बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री कहते हैं, उसके माध्यम से हमें जांच कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बच्चे का उम्र जानना जरूरी है, जो हमको बताया गया नहीं है। लेकिन हमारे पास ऐसे भी टेस्ट अवेलेबल है जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहते हैं, जिसमें बच्चे का सहभाग बिल्कुल कम होता है, और जिसके आधार पर जिसे हम लोग इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री या इमिटेंस ऑडियोमेट्री जिसे कहते हैं, या ऑटोएकोस्टिक एमिशन या ब्रेन स्टेम वेव रिस्पांस ऑडियोमेट्री, ये 3 जांच द्वारा हम बच्चे के सहभाग के बिना उसको दवा पिला के, उसको नींद की दवा पिला के, सुला के सुनने की जांच कर सकते हैं, जिसके वजह से हमें बच्चे की सुनने की क्षमता कितनी है, तीव्रता कितनी है और प्रकार कितने, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ओके, नेक्स्ट कॉल प्लीज। हाँ बताइए सर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सर। ओके, जब तक वो कॉल आता है तब तक हम देखेंगे आगे। जो मैं कह रही थी कि आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं को हम किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि श्रवण दोष की शीघ्र पहचान किस तरह से हो सके। तो मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप्स है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस तरह से करते हैं। हाँ, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये कॉल के बाद। हाँ, इस कॉल के बाद हम आपके क्लिपिंग्स देखना चाहेंगे। प्लीज ट्रांसफर द कॉल प्लीज। कृपया टीवी के वॉल्यूम को कम करें प्लीज। हेलो। हाँ बताइए सर। हेलो। हाँ प्लीज टेल मी सर। हेलो सर। हाँ यस, वी आर लिसनिंग यू, प्लीज टेल मी। हेलो। यस, वी आर लिसनिंग यू सर। Hello, from Bangalore. Yes, yes, What are please. the teaching and training strategies to deafblind children? Could you please repeat your queries sir? And then, what are the placement services for the deafblind children? I have got the question. And what are the Okay, yes. tools? Sorry, repeat that last question again, please. What are the teaching and training strategies to deafblind children? Yes, and what are the placement And, centers? Yes, and What are the assessment tools to identify the deafblind children? Placement centers. Huh? Placement center assessment Ah. tool. Okay. Huh? Okay, madam. this Could you please just answer question, this question? yes, surely, this question is actually concerning the deaf blind children.
which I think we'll be covering in subsequent teleconferences later on. But since you have asked the question, I'll just focus on the third part of your question about assessment tools. Definitely क्या होता है, if we are trying to assess the hearing in children who have got more than one impairment like dual sensory impairments or multiple impairments such as hearing impairment with cerebral palsy, with blindness, with mental retardation, it can be difficult to assess these children very early in life and to get a real estimate of the residual hearing that they have. So like Mr. Rajiv Dalvi was just saying, हम वहाँ पे objective test का भी इस्तेमाल करते हैं और जो assessment होती है, खास करके I'm commenting only about the hearing assessment, is carried out over a period of time. ऐसे बच्चों में एक बार सिर्फ बच्चे का assessment करके उसके श्रवण या रेसिडुअल हियरिंग के बारे में हम अच्छी तरह से अंदाजा नहीं लगा सकते हैं. हाँ प्लीज दीजिए, कॉल दीजिए. हेलो, हम आपसे अनुरोध करेंगे. हेलो हेलो, हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे आपको. हेलो, do we have any services for primary prevention of hearing loss other than genetic problems? ओके सर, आप अपना नाम बताना चाहेंगे? कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम प्लीज? Yeah. एंड फ्रॉम व्हिच ऑर्गेनाइजेशन यू From बिलोंग? AOJ Mumbai. व्हाट्स अ गुड नेम सर? व्हाट्स अ गुड नेम सर? I am Lakshmaya from AOJ Mumbai. ओके ओके. We can take the call and answer. प्लीज the वी question. प्लीज नासिक प्लीज. नासिक का कॉल ट्रांसफर करें प्लीज. ओके, मुंबई से कॉल Rajiv, you था. want to answer? कृपया आप आंसर देंगे. प्राइमरी प्रिवेंशन यानी प्राथमिक रोकथाम के लिए, श्रवण रोकथाम के लिए जेनेटिक काउंसलिंग से और भी दो तरह से मेथड्स अवेलेबल है. एक है कि एमनियोसेंटेसिस जिसे कहा जाता है, जब बच्चा पहले 3 महीने में आप जिसमें गर्भ का पानी निकाल के हम लोग अनुमान लगा सकते कि इसमें बच्चे में श्रवण इंपेयरमेंट है कि नहीं. ये बहुत ज्यादा विदेशों में इसका प्रैक्टिस चल रहा है और उसका इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन हमारे पास इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसलिए क्योंकि हमारे पास इसका गलत मतलब किया जाता है, सेक्स डिटेक्शन पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये हमारे पास इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है. लेकिन ये अच्छी मेथड है कि जिसके आधार पर हम लोग श्रवण का अनुमान लगा सकते हैं और ताकि माँ बाप को बता सकते हैं. दूसरा है कि इम्यूनाइजेशन. हम जानते हैं कि बहुत से डिसीजेस की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से बच्चों में श्रवण विकलांगता हो सकती है. इसमें से एक है रूबेला. Rubella is one of the common cause as far as our country is concerned, where the child is born with a multiple disability. Not only the hearing impairment is there, but the child is also born with the visual impairment, cardiac problem, and other associated problem. So it is become a multiply disabled or multiply disabled child, in which the rehabilitation is very very difficult, which is preventable. ये condition possible है कि हम उसको prevent कर सकते. जैसे हम लोग पोलियो के लिए जिस तरह से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और WHO ने हमको फाइनेंस भी दिया है और जिस तरह से हम लोग पोलियो के इरेडिएशन कर काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से रूबेला का भी हम लोग इरेडिएशन कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि हर चाइल्ड बेयरिंग एज जो लेडीज होते हैं या लड़की होते हैं, औरत होता है, उनको प्रेगनेंसी के पहले या एटलीस्ट प्यूबर्टी के पहले इसका वैक्सीन दे दे, रूबेला का वैक्सीन दे दे, जिसका कॉस्ट बिल्कुल ही कम है. सिर्फ 40 रुपीज में अवेलेबल है, जिसको हम दे के रूबेला का प्रिवेंशन कर सकते हैं. और समटाइम्स प्रिवेंशन इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव. तो इम्यूनाइजेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन सच कंडीशन जहाँ पे हम लोग रूबेला देकर कर सकते हैं. सिमिलरली मम्स, मीजल्स, इसके वजह से भी बच्चों में श्रवण विकलांगता हो सकती है, जिसके लिए भी बूस्टर डोज अवेलेबल है, इम्यूनाइजेशन अवेलेबल है. मुझे लोगों से अनुरोध करना है या सभी ऑर्गेनाइजेशन से अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह से हम लोग पोलियो के लिए इरेडिएशन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसकी तरफ सीरियसली ध्यान दे, उसी प्रकार से रूबेला के प्रिवेंशन के लिए भी बहुत काम देना जरूरी है. धन्यवाद राजीव जी. करता हूं. धन्यवाद राजीव जी. हमारे पास एक कॉल है जो भोपाल से है. हम चाहेंगे भोपाल से, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन सर. हमारे पास एक कॉल. हाँ बताइए सर, आपका क्या क्वेश्चन है सर? हाँ, भोपाल से बोल रहा हूँ सर. हाँ बताइए सर. दर्शिका भोपाल से. दिग्दर्शिका भोपाल से. हाँ बताइए सर. दर्शिका भोपाल से. इंफेंसी पीरियड में जब बच्चा होता है सर, तो उसका असेसमेंट किस तरह से करना चाहिए? जनरली जो 3-4 दिन के जो बच्चे होते हैं, क्या उनका पॉसिबल है बेरा वगैरह? और दूसरा क्वेश्चन है, आपके सर बगल में जो बैठे हुए उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जेनेटिक के बारे में. हमारे पास इधर भोपाल में काफी जेनेटिक काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, बट क्या बता पाएंगे कि इस एरिया में कहां पर जेनेटिक काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध होगी?
और क्योंकि दिल्ली या कहीं जाना पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा कम लगता है, एक तो हैदराबाद में मालूम है, बट क्या आसपास कहीं हो सकती है, भोपाल एमपी में यहाँ पे कहीं? तीसरा एक है करना चाहती है, हमारे एक स्टूडेंट है यहाँ पे। हाँ बताइए। मैं एक पेरेंट्स हूँ और स्टूडेंट भी यहाँ की DSM की। मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ, मेरा बेटा 14 साल का है सर, और वो मतलब उसको श्रवण दोष कुछ भी नहीं है, फिर भी स्पीच की बहुत प्रॉब्लम है सर। तो सर आप इसका आंसर दीजिए मुझे। धन्यवाद मैडम। आप पहला सवाल है वो अपर्णा जी उनका जवाब देगी, दूसरा सवाल का मैं जवाब दूंगा। अपर्णा जी, इन्फेक्ट में जो 2-3 महीने के बच्चे हैं, इनका असेसमेंट कैसे किया जाएगा, इसके बारे में सवाल था भोपाल से। और दूसरा सवाल था जेनेटिक काउंसलिंग फैसिलिटीज कहाँ है भोपाल में, इसके बारे में आप कृपया बताएंगे मैडम। अच्छा, उनका पहला जो सवाल था वो पूछ रहे थे कि 3-4 दिन का अगर कोई अर्भक है, नवजात शिशु है, तो उनकी श्रवण जांच हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो डेफिनेटली हो सकती है। इनफैक्ट अभी हमारे यहाँ भी इस तरह का काम चल रहा है, जहाँ पे मुंबई के बड़े अस्पतालों से जो NICU में बच्चे होते हैं, न्यूनेटल ICU में जो बच्चे होते हैं जिनमें श्रवण दोष से जुड़ी हुई हाई रिस्क फैक्टर्स मौजूद होते हैं, ऐसे बच्चों की श्रवण जांच हम कर रहे हैं, एकदम रूटीन तौर पे कर रहे हैं। और उसमें जैसे कोई भी एक टेस्ट हम नहीं करते हैं, एक टेस्ट कोई करना भी उचित नहीं होगा। एक उसमें टेस्ट बैटरी करना बहुत जरूरी है जब हम बहुत छोटे बच्चों की जांच करते हैं। तो अलग अलग टेस्ट ऑडियोलॉजिस्ट इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो है कि बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री, जहाँ पे अलग अलग तरह की आवाजें देकर बच्चे के बिहेवियर देखे जाते हैं, बच्चे के रिस्पॉन्सेस देखे जाते हैं, और उसमें से हम अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी टेस्ट है, जैसे अभी राजीव सर ने भी बताया है कि बेरा है, जो ब्रेनस्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री या ऑटो अकूस्टिक एमिशन है, इमिटेंस ऑडियोमेट्री है। ये थोड़े ऑब्जेक्टिव तरह के या फिजियोलॉजिकल टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, ऐसे कोई टेस्ट है। तो हर बच्चे की जांच एक से ज्यादा टेस्ट इस्तेमाल करके की जाती है और वही ज्यादा उचित है। और डेफिनेटली इतने छोटे बच्चों में हम श्रवण दोष का निदान भी कर सकते हैं, बट एक बार जांच करके पूरी तरह से हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती है। बच्चों में जब तक कि हम उनको फॉलो अप करके जब तक वो 2-2.5 साल के नहीं हो जाते हैं और उनके दोनों कानों में इंडिविजुअली कितनी रेसिडुअल हियरिंग है इसकी जांच पड़ताल नहीं कर पाते हैं, तब तक हम उनकी श्रवण जांच पूरी हो गई है ये नहीं मानते हैं। तो फॉलो अप उसका बहुत ही उचित है और बहुत ही जरूरी है। मेरे ख्याल से उनको जवाब मिल गया होगा इसका। और ये दूसरा सवाल था जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में, जिससे अपर्णा जी ने बताया आपको कि अनुवर्ती कार्यक्रम में फॉलोअप कार्यक्रम ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब ऐसे नहीं कि कंफर्म डायग्नोसिस हो गया, इसलिए वो टेस्ट के ऊपर आप समाधान नहीं मानना चाहिए, फॉलोअप करना जरूरी है। आपका जो दूसरा सवाल है जिसमें जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये सुविधा भोपाल में उपलब्ध है कि नहीं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, फिर भी आप भोपाल में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। लेकिन हम हमारे संस्थान की मदद से ये सुविधा मुफ्त में प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको ये फैमिली आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कम से कम 30 या 40 फैमिली आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जहाँ पे हर फैमिली में कम से कम 2 बच्चे श्रवण विकलांग हो, और अगर एक बच्चा श्रवण विकलांग हो और उनका रिश्ते में शादी हुआ हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो टीम है, ऑडियोलॉजिस्ट है, हमारी टीम आके अब वो सभी बच्चों का, उनके माँ बाप का श्रवण परीक्षण करेंगे, उनका ब्लड सैंपल हम लेंगे। अब हम लोग बैंगलोर में भेज के हमारी जो सहयोगी संस्था है जो प्रोजेक्ट में काम करती है उनके पास भेज के उनका विश्लेषण करके हम आपको उसके बारे में मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि ये सुविधा बहुत ही खर्चिक है और हम ये आपको मुफ्त में प्रोवाइड कर सकते हैं। राजीव जी, हमारे पास एक और जो सवाल था भोपाल से स्पीच प्रॉब्लम के बारे में, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। एक कॉल हमारे पास कोयम्बटूर से है जो लाइन में है। प्लीज ट्रांसफर द कॉल सर। Hello. Yes, please. Ask your question. So, Sir. question. What is the latest trend in cochlear implantation? Latest And trend. since if you explain in English, it will be good because we have international students. So if you're explaining in India, it will be difficult for the students to understand. Okay, thank you, sir. Explain in English, it will be good. Sir, what's your good name, sir? What's your good name, sir? Jai Ganesh from IHRDC Coimbatore. Okay, Jai Ganesh. Okay, Mr. Jai Ganesh, we'll try our level best to give you the answer in English only. Mr. Rajiv, could you please explain
answer these questions? ये सवाल का जवाब अपर्णा जी देंगे। मैं पहले जो सवाल भोपाल से आया हुआ है उनका जवाब दे दें। मैं उनका जवाब देता हूँ। उन्होंने बताया कि उनका बच्चा 14 साल का है, इससे सुनने को कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी वो बात नहीं कर पाता है। बच्चा एक्चुअली हमारे प्रोग्राम से डायरेक्टली संबंधित नहीं है, फिर भी हम आपके सवाल को जवाब देने की कोशिश करते हैं कि आपने जैसे बताया कि आपके बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन यानी मंदबुद्धि का प्रॉब्लम है, तो इसके वजह से आपका बच्चा बात नहीं कर पा रहा है। सिर्फ श्रवण दोष की वजह से भाषा वाचा विकास को परिणाम नहीं होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें भी है जिसकी वजह से भाषा वाचा विकास ठीक से नहीं हो सकता या बच्चा बात नहीं कर पाता। उसमें से एक है कि मस्तिष्क यानी ब्रेन का विकास जो आपके बच्चे में ठीक प्रकार से नहीं हुआ है, उसकी वजह से आपका बच्चा ठीक से बात नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप स्पीच थेरेपिस्ट का फायदा लेके, जो भोपाल में ये सुविधा उपलब्ध है, उनका फायदा लेके आप ये आपके बच्चे के लिए सिखा सकते हैं। लेकिन उसका कितना परिणाम होगा और कितना अच्छा गुण दिखेगा बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भाषा वाचा विकास के लिए एक अत्यावश्यक कालावधि क्रिटिकल पीरियड होता है, वो आपके बच्चे के लिए साथ निकल चुका है, इसलिए कितना फर्क होगा ये बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे और जो स्पीच थेरेपी आपको पता है वैसे अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर में कुछ फर्क नजर आएगा। धन्यवाद राजीव जी। हाँ, प्लीज ट्रांसफर द कॉल फ्रॉम मुंबई। कॉल ट्रांसफर करें प्लीज। Hello. यस, बताइए मैडम। Hello. हाँ, यस प्लीज। Yeah, speaking from Mumbai. यस प्लीज। In a child less than 3 years of age, where frequency-specific residual hearing cannot be tested, how early can a decision of cochlear implant be made? ओके, थैंक यू मैडम। इसके बारे में मैडम आप बताना चाहेंगे? अच्छा, I would just like to say here that the last two questions that we have got here are on cochlear implants, which is actually not the topic of today's teleconferencing session, but since the questions are coming, I'll just make a quick comment. The first thing is about latest trend in cochlear implantation, and I'm sure this cannot be answered in just 1 minute, but definitely we are seeing now that more children at younger age are being implanted with cochlear implant in our country as well, and children as young as 18 months, that is 1.5 years, have been implanted, and the results also are coming out very well. That is the latest trend. And if you are a medical person, you may also like to know that there is something called as brainstem implants, which have also started happening in our country at this point of time. More than that, I don't know whether we have the time to answer. And the other question was, in a child less than 3 years of age, if frequency specific residual hearing is not available, I think it will be very difficult to make a decision about cochlear implantation if you really do not have that information. And you may use a battery of tests in order to get frequency specific information so that some decision can be made. यहाँ पे मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे संस्था में अभी ये एक टेस्ट अवेलेबल है जिसे ASSR ऑडिटरी स्टैटिस्टिक योग रिस्पांस ऑडियोमेट्री, ये प्रोसीजर अवेलेबल है जो विदेशों में कॉक्लियर इम्प्लांट कैंडिडेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। और ये सुविधा हमारे संस्था में उपलब्ध होकर करीबन 2 साल हो गए हैं। तो हमसे अनुरोध है कि जो भी आपके पेशेंट है जो कॉक्लियर इम्प्लांट करना चाहते हैं, ये सुविधा हम नाममात्र सहूलत में या नाममात्र कीमत में उपलब्ध कर रहे हैं। आप इसका फायदा उठा सकते हैं, जिसमें हमको 500 से लेके 4000 तक पूरे 4 फ्रीक्वेंसी में 500, 1000, 2000 और 4000 दोनों कान के बारे में जानकारी मिल सकती है। मुझे आशा है कि ये जवाब आपको आपका जो सवाल है उसको जवाब देगा, इससे मुझे आशा है। राजीव जी धन्यवाद। हमारे पास एक कॉल है भोपाल से, प्लीज ट्रांसफर द कॉल। भोपाल से कॉल है। हाँ जी, हेलो। हाँ बताइए सर। हेलो सर। हाँ बताइए। हेलो। हाँ, आपकी आवाज सुन रहा मेरा हूँ। नाम देवेंद्र कुमार देवांग है। हाँ जी। भोपाल से बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी। मैंने 33-34 साल इस फील्ड में काम किया है, हेयरिंग इम्पेयर्ड में जी। तो ऐसे बच्चे जो बहुत छोटे हैं, हाँ हाँ, उनके लिए नॉन फॉर्मल लेकिन वो जांच किस प्रकार पेरेंट्स कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दीजिएगा। एक तो फॉर्मल होता है ऑडियोमेट्री वगैरह, और दूसरी ये कि हर जगह के इन्फेंट ऑडियोमेट्री सिस्टम उपलब्ध है। धन्यवाद सर। जांच पेरेंट्स कैसे घर पे कर सकते हैं बच्चे की? बहुत छोटा बच्चा है, 1.5 साल 2 साल का। ओके। हमारे ख्याल से इस सवाल का जवाब ऑलरेडी दिया जा चुका है, फिर भी मैं अपर्णा जी से अनुरोध करूंगा इसका पुनः जवाब दें। नहीं, हम उसके बारे में बात ही कर रहे थे जब कॉल्स आना शुरू हुआ, तो मेरे ख्याल से हमने उसमें पूरी तरह से बात नहीं की है। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाना चाहती हूँ। जैसे आप पूछ रहे थे कि पेरेंट्स के बारे में,
तो हम डेफिनेटली ये कहना चाहेंगे कि अगर पेरेंट्स इसके बारे में अवेयर हो कि छोटा बच्चा किस तरह से श्रवण और भाषा की विकास करता है, जैसे विकास के चरण क्या होते हैं, तो अभिभावक और पेरेंट्स ज़्यादा अलर्ट रहेंगे कि कोई भी बच्चा आवाज़ की तरफ रिस्पॉन्स नहीं देता है तो ज़्यादा अलर्ट रहेंगे और तुरंत उसके लिए कुछ करना चाहेंगे। और इसके लिए हम जो ये क्लिप दिखाना चाहते हैं उसमें एक्चुअली आंगनवाड़ी वर्कर कर रहे हैं, लेकिन अभिभावक पेरेंट्स भी इसी तरह से कर सकते हैं। और एक बात है कि जैसे हमारे यहाँ कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, जैसे बच्चे का जब नामकरण विधि होता है तब कान में उसके आवाज़ नाम बताया जाता है और जोर से आवाज़ की जाती है, तो उस टाइम से लेकर अगर अभिभावक अलर्ट है कि बच्चा उसको कुछ तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो वहीं से शुरुआत हो सकती है बच्चे के रिस्पॉन्सेस देखने के लिए। ठीक है, तो ये क्लिप दिखाऊं मैं पहले कि हम क्वेश्चन लेना चाहते हैं। नहीं, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉरी हमारे पास एक कॉल है, क्षमा कीजिए, कॉल है, प्लीज ट्रांसफर द कॉल। हेलो, हाँ बताइए मैडम। हेलो, हाँ बताइए। हेलो, हेलो, आई एम उषा फ्रॉम चेन्नई। हाँ प्लीज टेल मी। What I would like to ask, the steps taken by the government through the government hospitals to identify the hearing impaired children. Okay, ma'am. Ma'am, are you clear? Yes, yes, I yes. would like to ask the steps taken by the government through the government hospitals to identify the hearing impaired children. Hello? Yes, Are there please. any corresponding courses for parents so that they can participate effectively in early intervention? One more question, ma'am. Hello? Yeah, I'd like to know what the practical approach is for hearing aid fitting for children who have motor issues like CP in case when they have no head control. And I'd also like to ask what would you advise for children or parents who have children with fluctuating hearing loss? Thank you. ओके, अभी थोड़ी देर बाद ये कॉल हम लेंगे सर, इसका जवाब दे दें पहले। एनी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ हियरिंग अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मैं डॉक्टर जेपी सिंह मेंबर सेक्रेटरी आरसीआई से अनुरोध करूंगा इसके बारे में बताएं। ओके अर्पणा जी, आप बताएंगे इसके बारे में कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा इस क्षेत्र में? गवर्नमेंट से द्वारा जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं उसमें तो फैसिलिटीज उपलब्ध है, लेकिन आपका प्रश्न जो था वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किस तरह से अर्ली आइडेंटिफिकेशन को सपोर्ट दिया जा रहा है इसके बारे में है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी लेवल सिविल हॉस्पिटल के लेवल पे या रूरल हॉस्पिटल के लेवल पे मेरे ख्याल से ENT ही सिर्फ अवेलेबल होते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं जो जांच कर सकते हैं श्रवण की। तो ENT के पास अगर बच्चे को लेके जाते हैं तो एटलीस्ट दे कैन गिव यू एप्रोप्रिएट रेफरेंस कि कहाँ पे जाना है बच्चे को लेके ताकि उसके श्रवण दोष की जांच हो सके और ये देखा जाए कि वाकई में उसको श्रवण दोष है या नहीं है। तो ये एक बात है। उसके अलावा बहुत सारे DDRCs जो हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, अभी सरकार ने खोले हैं और मेरे ख्याल से अभी 150 तक या उससे भी ज़्यादा DDRCs हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उपलब्ध है। और जो DDRCs है उसमें काफ़ी DDRCs में ऑडियोलॉजिस्ट की सेवा उपलब्ध है, तो वहाँ पे एटलीस्ट बेसिक तरह की जांच हो सकती है और अगर डिटेल टेस्टिंग या ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग की ज़रूरत है तो वहाँ के ऑडियोलॉजिस्ट आपको और जगह पे रेफरल कर सकते हैं। ये एक बात है। और ये भी मैं बोलना चाहूँगी, दिस इज नॉट कंसर्निंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स but definitely Ministry of Social Justice and Empowerment is endorsing the concept of early identification of children with hearing impairment, and they're also promoting carrying out say survey studies or early identification के लिए camps and awareness about early identification of children with hearing impairment. तो ये सुविधा भी उपलब्ध है। सर हमारे पास एक जैसलमेर से कॉल है, आप कृपया कॉल ट्रांसफर करें। हेलो, हाँ बताइए सर। हेलो राजीव जी। हाँ बताइए, राजीव जी सुन रहे हैं। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ मैं, बताइए। अजी कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ आप बता दीजिए, हम सुन रहे हैं, आप बताइए।
काट दियो। नहीं नहीं, आपकी आवाज हमें सुनाई पड़ रही है। हाँ जी। हाँ बताइए सर। हाँ, जो प्रोग्राम ओरिएंटेशन प्रोग्राम अलिया वर्जन में जो किए जाते हैं, अगर उनमें पार्टिसिपेट करना है तो किस माध्यम से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ओके, अब राजीव जी बताएं कृपया। आपका स्वागत है हमारे संस्था में। आप कभी भी आ सकते हैं। हमारा जो जन प्रसार माध्यम अधिकारी है और हमारा मास मटेरियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऐसा विभाग है जहाँ पे हम लोग सामग्री का निर्माण करते हैं, और यही हमारा विभाग है जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम कंडक्ट करता है। या हम ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम अलग अलग लोगों के लिए कंडक्ट करते हैं, अलग अलग टारगेट ग्रुप के लिए कंडक्ट करते हैं, जैसे कि अभिभावकों के लिए कंडक्ट करते हैं, जैसे अपर्णा जी ने बताया। इसी प्रकार से अलग अलग प्रोफेशनल्स के लिए कंडक्ट करते हैं। कभी भी जो भी प्रोग्राम में आप हमसे सहभाग लेना चाहते हैं, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपसे अनुरोध है कि आप इसके बारे में हमारे संस्था के जो निदेशक है उनको एक खत भेजिए कि आप ऐसे कार्यक्रम में सहभाग लेना चाहते हैं। हम आपको जरूर इसके बारे में बता देंगे। उसी प्रकार से मैं आपको और एक अनुरोध करूंगा कि आप अपना नाम हमारे संस्था में, हमारे जो संस्था का न्यूज लेटर है हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हर 2-3 महीने के बाद भेजते हैं। उसमें उसके मेलिंग लिस्ट में आप अपना नाम दर्ज करवा दे, ताकि हमारे संस्था में जो होने वाले अलग अलग कार्यक्रम है उसके बारे में आपको पता चलेगा और आप आसानी के साथ उसमें सहभाग कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये जो मैंने आपको जवाब दिया उसका आपका समाधान होगा। फिर भी अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहते हैं, आप हमारे संस्था के निदेशक महोदय को लिख सकते हैं या हमारे संस्था में संपर्क कर सकते हैं। हम आपको जरूर जानकारी देंगे और आपको ओरिएंटेशन में मदद करेंगे। धन्यवाद राजीव जी। मैं मैडम अपर्णा से अनुरोध करूंगा, इनके पास कुछ क्लिपिंग्स हैं वो कृपया दिखाएं। इसके बाद दर्शकों के जो अन्य क्वेरीज होंगे उनको हम फिर से उस पर चर्चा करेंगे। Can we see the clippings? यस यस प्लीज। कानातून काय पाणी वगैरे येतं का तिच्या? नाही ना, व्यवस्थित आहे ना सगळं? हां, बरं मोठा आवाज, असा आवाज वगैरे केला तर ऐकायला येतं का तिला? काय कशाचा आवाज झाला? काय बरं, आई बाबा काय बोलते का? बोलते का? शब्द समजतात तिला? हाँ दीदी, ए दीदी, अरे समजते का तुला? दीदी आहे तू? येऊ का वंदना? या. कशी काय आहेस? बरी आहेस ना? काय ग वंदना, कधी बाळंतीण झाली? 31 झाली. हो का? मग बाळ कसं काय? चांगले. वजन वगैरे बघू दे जरा बाळाचं. किती 2.5 किलो आहे ग वजन? 3.5 किलो आहे. चांगलं आहे बाळाचं वजन वगैरे छान. मला जन्माला आला तेव्हा रडला होता का? हा, झाला ना तो रडायला रडला होता. मग त्याच्या कुठे कानाला वगैरे असं काय आहे का पुरळ वगैरे? नाही ना? काही नाही, काही नाही. मग रडला होता का हा जन्माला आला तेव्हा? जन्मला तेव्हा रडायला लागला. म्हणजे घरीच आली? घरीच आली. कोणी तुमच्या घरात कोणाला असं संसारजन्य म्हणजे असं कमी वगैरे ऐकायला येतं का? काही नाही. काय नाही. काय ग वंदना, हा झोपेमध्ये म्हणजे असं भांड वगैरे काय अशी भांडी पडली जोरात तसा दचकतो का जोरात तो? हो का? बरं. आणि मग त्याला कुठे काय असं म्हणजे असं झाल्यानंतर त्याला 1 महिन्यानंतर म्हणजे कावळी वगैरे अशी झाली होती? काहीच नाही. काही असं नखाला वगैरे? बघा, हात नाही, पायावर सगळं व्यवस्थित आहे? सर्व व्यवस्थित. दूध वगैरे पितो? सर्व. धन्यवाद अपर्णा जी। हम आपसे अनुरोध करेंगे जी इस क्लिपिंग्स के बारे में कुछ आप इंग्लिश या हिंदी माध्यम से दर्शकों को बताएंगे। अच्छा, चूंकि ये मराठी में थे शायद कुछ लोगों को समझने में दिक्कत हुई होगी, बट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा। ये पहला जो आपने क्लिपिंग देखा उसमें क्या था कि ये एक 8 महीने का बालक था और ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी वो उनके घर पे जाकर माँ बाप से, मतलब यहाँ पे माँ थी तो माता से सवाल पूछ रही थी
बच्चे की सुनने की क्षमता के बारे में कि अगर 7-8 फुट के अंतर से आप बच्चे के नाम से बुलाती हैं तो अभी देखती है क्या, कुछ शब्द समझने लगी है क्या, इसके बारे में प्रश्न पूछ रही थी। और फिर आपने देखा कि बहुत सीधे साधे कोई आवाज करने वाली चीजें थी जो इस्तेमाल करके उन्होंने बच्चे की आवाज की तरफ क्या प्रतिक्रिया है वो जांचने की कोशिश की। जैसे एक तो आपने देखा कि माचिस थी और उसमें हमने 2 तीलियां डाली हुई थी और उसको हिला के जो आवाज आती है उसके तरफ बच्चे ने मुड़ के देखा, ये आपने देखा। दूसरा था कि जो हमारे कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उनके जो लिड्स होते हैं, ढक्कन होते हैं, वो ढक्कन हमने एक थ्रेड में डाल के उसका इस्तेमाल किया था। तो ये जो चीजें हैं इनसे कितनी आवाज निकलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, ये हमने नापा हुआ है। और फिर हम उसके ऊपर बच्चा क्या प्रतिक्रिया देता है इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे की श्रवण क्षमता में कुछ प्रॉब्लम है या नॉर्मल है, सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर ये बच्चा इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं देता तो हम उसे और डिटेल में जांच करने के लिए कहते। दूसरी जो क्लिपिंग आपने देखी वो 1 महीने के बच्चे की थी और वहां पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता फिर उनके घर पे जाके बच्चे को कुछ हाई रिस्क फैक्टर तो मौजूद नहीं है इसके बारे में सवाल पूछ रही थी। तो इसमें हाई रिस्क फैक्टर 6 तरह के हैं। एक तो है कि परिवार में किसी को कुछ आनुवंशिकता मतलब उसके बारे में पूछ रही थी। दूसरा था कि माता को जब वो गर्भवती थी तब कुछ संक्रामक रोग पहले 3 महीने में हुए थे या नहीं हुए थे। फिर बच्चा तुरंत जन्म के बाद तुरंत रोया था या नहीं रोया था, बच्चे का वजन कितना था, उसको पीलिया तो नहीं हुआ था, और फिर उसके कान वगैरह या मस्तिष्क में कुछ असंगतता तो नहीं है। ये 6 चीजों के बारे में वो जांच कर रही है और माँ से इंफॉर्मेशन ले रही है। और फिर अगर इसमें हमें देखा कि बच्चा ठीक से नहीं है, कोई भी हाई रिस्क फैक्टर उसमें मौजूद है वाकई में, तो फिर हम उसे श्रवण जांच करने के लिए रेकमेंड करते हैं। और जैसे किसी भोपाल से किसी ने सवाल पूछा था कि पेरेंट किस तरह से जांच करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कर रही थी उस तरह से पेरेंट भी घर पर ये जांच कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास एक कॉल है मुंबई से, प्लीज ट्रांसफर द कॉल। आई थिंक फ्रॉम चेन्नई। मुंबई से कॉल है, ट्रांसफर कीजिए प्लीज। Hello. हाँ बताइए। Yeah, I'm speaking from Mumbai. यस मैम। Can we know if the quality of hearing aids given by government institutes can be improved, especially for the younger age group children, or if BTs can be given to them? Thank you. थैंक यू मैम। राजीव जी, इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? This is a common problem which we face, that government is providing the hearing aid free of cost under ADIP scheme to the hearing impaired population, but the hearing aid quality is not good. I truly agree with you. We are trying to do as much as possible to improve the quality of the hearing aid, and maybe in recent years we may get success to give the hearing aid. I want to tell one more thing here. That now we are providing the 2 binaural extra sound category hearing aid for children having severe to profound hearing loss. So this facility can be benefited as far as the population is concerned. Second thing, government has the aim to provide the BT hearing aid free of cost or under ADIP scheme to the hearing impaired population. Unfortunately, this is not till come out, but it may come very recently. But I want to tell one more thing, that Aliyawarjang National Institute of Hearing Handicap Mumbai is providing the BT hearing aid, both the analog and digital hearing aid, free of in 30 to 40% concessional rate as compared to the market price, which comes at a minimum 2,000 to 4,000 concession they get. And I request that people can take the benefit of this facility. मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा साउंड कैटेगरी हेयरिंग एड, अति क्षमता की हेयरिंग एड गवर्नमेंट अभी बच्चों को 2 अलग-अलग दे रही है, जिनका श्रवण तीव्र या अति तीव्र स्वरूप का हो। जो क्वालिटी ऑफ द हेयरिंग एड है उसमें सुधार लाने की हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कान के पीछे वाली जो मशीन है जो गवर्नमेंट फ्री में देना चाहती है वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं और बिल्कुल जल्द हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल 30 to 40% कंसेशन में ये हियरिंग एड डिजिटल एज वेल एज एनालॉग हमारे संस्थान में उपलब्ध है। हमारे हियरिंग एड सेल काउंटर से इसका आप फायदा उठा सकते हैं। मुझे आशा है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। धन्यवाद राजीव जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी और दर्शकों के प्रश्नों का भलीभांति प्रश्न उत्तर भी दिया आपने। इन विषयों से संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे कि भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शीघ्र पहचान के लिए किस प्रकार की प्रायोजित योजनाएं हैं और इनके कौन कौन से रेफरल सेंटर्स हैं
और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, चूंकि हमारे पास समय बहुत कम है, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्वयं दोष के शीघ्र निदान, हस्तक्षेपण, पुनर्वसन एवं प्रिवेंशन यानी रोकथाम में बहुत अच्छा काम कर रहा है उनके अलग अलग योजनाओं द्वारा। उसमें से एक योजना है DDRS यानी दीनदयाल रिहैबिलिटेशन स्कीम यानी दीनदयाल पुनर्वसन योजना। उसके अंतर्गत स्वयं दोष का शीघ्र निदान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। तो जो भी सरकारी, निम्न सरकारी या NGO है उनको अनुरोध है कि ये इसका फायदा उठाए और आगे आके उसका फायदा उठाए, ताकि स्वयं दोष का शीघ्र निदान हो जाए और त्वरित हस्तक्षेपण हो जाए। ये एक होगा। उसी प्रकार से जो अलग अलग कम्युनिटी है, कम्युनिटी में अलग अलग जो काम करते हैं उनको अवेयरनेस करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। और इसमें हमारी इस जो संस्था है और दूसरे जो अपेक्स सेंटर है बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि ये इसका फायदा उठाए, ये DDRS स्कीम का दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र पुनर्वसन योजना का फायदा उठाए और इसके लिए करीबन गवर्नमेंट 1.2 lakh rupees government gives as far as the awareness is considered, as well as the surveys conducted. For 1,000 children survey, it provides this money. So I request that people should come forward and take the benefit of this. Similarly, जैसे आपने सूरज आपने पूछा कि कहाँ पे हम लोग भेज सकते हैं, स्वयं दोष का शीघ्र निदान होना आवश्यक है। जब अभिभावकों को पता चलता है कि मेरे बच्चे में स्वयं दोष का प्रॉब्लम है या बच्चा मेरा सुन नहीं पा रहा है, उसी प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जो बाकी लोग काम करने वाले हैं उनको जो पता चलता है कि बच्चा नहीं सुन पा रहा है तो उसको कहाँ पे भेजना जरूरी है। तो शीघ्र निदान की जो सेवा है निम्न जगह पे उपलब्ध है। आपके नजदीकी मेडिकल कॉलेज जहाँ पे कान नाक गला चिकित्सा विभाग है वहाँ पे आप आपके बच्चे को उनको मार्गदर्शन करके भेज सकते हैं। सिविल हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी प्राथमिक आरोग्य केंद्र में ये सुविधा उपलब्ध है। सिमिलरली DDRC ने डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी जिला विकलांग पुनर्वसन केंद्र और साथ साथ बाकी जो हमारे अलिया अर्जुन राष्ट्रीय स्वयं संस्था उसके क्षेत्रीय केंद्र में भी ये सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पे ऑडियोलॉजिस्ट यानी श्रवण तज्ञ बच्चे की शीघ्र निदान भी करेगा, सविस्तर निदान भी करेगा, सुनने के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और साथ साथ हस्तक्षेपण यानी पुनर्वसन भी करेगा। धन्यवाद राजीव जी। अभी हमारे पास एक भोपाल से कॉल है, हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हम आपसे जाते जाते, क्योंकि हमारे पास समय काफी कम है, आपने काफी अच्छी जानकारी दी है इसके बारे में, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों के बारे में, उनका निदान के बारे में। हम आपसे एक लास्ट सवाल जाते जाते पूछना चाहेंगे, श्रवण दोष की शीघ्र पहचान में समाज एवं परिवार की क्या भूमिका है और अवेयरनेस के लिए आपकी, चूंकि आप नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप मुंबई से वहाँ काम कर रहे हैं, उससे संबंध रखते हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस फील्ड में अवेयरनेस के लिए क्या काम कर रही है? ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सब लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं आपको अनुरोध करना चाहता हूँ कि श्रवण दोष ये सिर्फ वो बच्चा और माँ बाप का प्रॉब्लम नहीं है या अभिभावक का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे पूरे समाज का समस्या है। समाज में काम करने वाले अलग अलग परिवार, उनके जो बच्चे का परिवार है, समाज में काम करने वाले अन्य अन्य घटकों, सबका ये प्रॉब्लम है। तो सबने आगे आके इसके बारे में काम करना जरूरी है और इसके लिए हमारी संस्था जन जागृति अभियान करती है, जिसके बारे में हम लोग अलग अलग ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, कार्यशाला करते हैं, जिससे हम लोग ये क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग आंगनवाड़ी, जैसे अपाय जी ने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, कान नाक गला चिकित्सक, पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर, इनके लिए हम लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं ताकि उनको पता चले कि श्रवण हियरिंग इंपेयरमेंट है, इसका प्रभाव कम किया जा सकता है, उसकी रोकथाम की जा सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि शीघ्र निदान हो। और मुझे बताने में अभिमान है कि हमारी संस्था और हमारे संस्था के चारों क्षेत्र इसमें बहुत जोर से काम कर रहे हैं। भरपूर हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सबको अनुरोध करना चाहूंगा कि सोसाइटी, समाज में होने वाले जब अन्य जो लोग हैं, परिवार है, ये सब में आगे आके इसमें सहकार्य और सहभाग देना जरूरी है। धन्यवाद अर्पणा जी और धन्यवाद राजीव जी।